एक गांव में अनामिका नाम की एक बहू रहती थी, जो कि बहुत ही डरपोक किस्म की थी। हर छोटी बात के लिए डरती थी। तभी एक दिन वो अपनी सासू माँ से जाके कहती है, सासू माँ, दिवाली आ रही है ना, मुझे पटाखे, फुलझड़ी और अनार खरीदने हैं, पैसे दीजिए ना। उसकी बातें सुन के शारदा हंसने लगती है। उसे हंसते देख अनामिका दुखी हो जाती है। ठीक उसी वक्त शारदा के पति प्रसाद उन दोनों की तरफ चल के आते हैं और शारदा को हंसते देख वो पूछते हैं, क्या शारदा, मुझे भी वो चुटकुला सुनाओ जिसे देखकर तुम इतना हंस रही हो। आप बिल्कुल सही वक्त पे आए हैं। बहू ने भी ऐसा चुटकुला सुनाया है ना कि क्या कहे, इसीलिए तो मैं इतनी जोर जोर से हंस रही थी। अरे शारदा, तो जल्दी से वो जोक सुनाओ ताकि मैं भी दांत दिखा के हंसूं। हमारी डरपोक बहू दिवाली में पटाखे फोड़ना चाहती है, पटाखे। हा, सच में ये तो बड़ा जोक है। इस तरह उनकी बात दोहरा के वो हंसने लगते हैं। शारदा उन्हें देखकर हंसने लगती है। सास और ससुर जी को इस तरह हंसते देख अनामिका दुखी हो जाती है और गुस्से से कहती है, मैं बिल्कुल डरपोक नहीं हूँ और ना ही मुझे किसी बात का डर है। ऐसा दुखी होकर कहती है। फिर घर से वो पैदल चलते हुए बाहर चली जाती है। फिर गांव के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे जाके वो बैठ जाती है। उसी गांव में अनामिका की दो सहेलियां थी, अमृता और कावेरी। वो दोनों अनामिका की तरफ आती है और डरपोक डरपोक कहकर उसे चिढ़ाने लगती है। मैं डरती नहीं हूँ, मैं डरपोक भी नहीं हूँ, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। तुम शादीशुदा हो, 25 साल की हो, फिर भी तुम अगर एक छिपकली, कीड़ा मकोड़ा, गिल्ली डंडा, बिल्ली कुछ भी देख लो, बस भाग जाती हो। वाह अमृता, बिना चिढ़ाए हुए तुम रह नहीं सकती हो ना? हाँ, मतलब छिपकली नहीं होंगे, कीड़े काटेंगे नहीं, बिल्ली रास्ता नहीं काटेगी, बहनें तुम पे हंसेगी नहीं और गली में अंधेरा नहीं होगा। ऐसा कह के अमृता और कावेरी जोर जोर से हंसने लगती है। ये देखकर अनामिका को बड़ा गुस्सा आता है। अनामिका जाके अमृता के गाल में एक कस के थप्पड़ लगाती है। उन दोनों ने कभी सोचा भी नहीं था कि अमृता ऐसा कदम उठाएगी। अमृता और कावेरी आश्चर्य रह जाती है। तसल्ली हो गई? क्या तुम्हारे कान सुन नहीं पाते कि मैं डरपोक नहीं हूँ, या फिर चाहती हो कि मैं जाके एक और थप्पड़ लगाऊं अमृता? उसकी बातें सुन के अमृता और कावेरी खुद को संभालते हुए कहती है, बिना मतलब के मेरे गाल में दर्द हो गए और कुछ कहने गई तो शायद अब मैं बात भी ना कर पाऊं कहीं, है कि नहीं? तुम टीवी वाले मुकेश नहीं हो जो बात नहीं कर सकती हो। तुम्हारे मुंह में कैंसर थोड़ी हुआ है। बाप रे, क्या कहना चाहती हो तुम? मुझे मुकेश के साथ तुलना कर रही हो? मैंने बस कहा कि दर्द हो रहा है। तो क्या करूं? मैं डरपोक नहीं हूँ, ये बात तुम लोग तो मानने को तैयार नहीं। अगर हम सुन भी ले तो विश्वास करना मुश्किल है। ताकि विश्वास हो जाए, मुझे क्या करना होगा? पहले खुद विश्वास करो कि तुम डरपोक नहीं हो, फिर हम भी मान लेंगे ये बात। साथ ही साथ सभी मानेंगे कि हमारी अनामिका डरपोक नहीं है। गर्व से कहेंगे कि हमारी अनामिका साहसी है। ठीक है, तो बताओ कैसे साबित करना पड़ेगा? मैं वैसा ही करूंगी और मैं साबित कर दूंगी कि मैं डरपोक नहीं हूँ। बगल वाले गांव के जंगल में एक पेड़ है जिसे भूतिया पेड़ कहते हैं। उस पेड़ में एक खिलौना रखा रहता है। रात के वक्त उस जंगल में जाके उसे लेकर आना होगा। उसकी बातें सुनकर अनामिका बहुत डर जाती है और कपकपाते कहती है, क्या कहा? भूतिया पेड़ के पास जाना होगा? देखा अनामिका, भूतिया पेड़ की बात सुनते ही तुम कैसे डर गई। इसका मतलब सच में तुम डरपोक हो। देखो तो, अमृता को तुमने थप्पड़ लगा दिया। बेचारी को कितना दर्द हो रहा होगा। मैंने कहा ना, मुझे कोई डर वर नहीं है, समझी? ठीक है, तो रात के वक्त तुम्हें उस भूतिया पेड़ में जाके वो खिलौना लेकर आना होगा। अगर मैं खिलौना लेकर आऊं तो क्या तुम मान लोगी कि मैं डरपोक नहीं हूँ? मान लूंगी, और कहो तो तुम्हें इसके लिए एक उपाधि भी दे दूंगी कि सबसे साहसी लड़की है अनामिका। अवार्ड रिवॉर्ड की जरूरत नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कि तुम भरोसा करो कि मैं डरपोक नहीं हूँ। कम से कम तुम लोग तो गला ऊंचा करके कह सको कि मैं साहसी हूँ। फिर बाजी लगाने के लिए तैयार हो ना? तैयार तो हूँ, पर उस भूतिया पेड़ पे खिलौने लगाने के लिए रात के वक्त कौन जाएगा? क्या जरूरत है जानने की? ऐसे ही उसी के साथ मैं जाऊंगी और खिलौना तुरंत उतार के मैं लेकर आ जाऊंगी। ये सुनने के बाद अमृता और कावेरी मिलके उसे बहुत डांटती है। फिर बिना कुछ जवाब दिए अनामिका घर लौट आती है। फिर सास ससुर पति को उस शर्त के बारे में बताती है और वो साबित करना चाहती है कि वो डरपोक नहीं है। ये सुन के सास ससुर बहुत खुश होते हैं
कि आखिरकार बहू के दिल के अंदर का डर निकल जाएगा। उस दिन मध्य रात्रि में जब सब सो गए थे, अनामिका धीरे धीरे उठती है और घर के बाहर एक टॉर्च लेके डरते डरते निकल आती है। बाहर पूरी तरह निशब्द था, शांति छाई हुई थी। टॉर्च लाइट जला के वो जंगल के तरफ आगे बढ़ के जाने लगती है। दूर कुत्ते भौंक रहे थे। अनामिका का पसीना छूटने लगता है, फिर भी वो हिम्मत जुटा के आगे बढ़ी जाती है। फिर गहरे जंगल में उस भूतिया पेड़ के पास वो पहुंच जाती है। अनामिका अपना नजर घुमाती है तो उसे एक खिलौना लटका हुआ दिखता है। खिलौना लेकर अनामिका बहुत खुश होती है। तभी उस पेड़ से एक भूत नीचे उतर आता है। उस भूत को देखकर अनामिका बहुत डर जाती है। डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अगर चाहती हो कि मैं छोड़ दूँ तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा। फिर बताइए, मुझे क्या करना होगा? जो बोतल पेड़ में टंगा हुआ है उसे जोर से मारो। अनामिका ज्यादा ना सोचते हुए एक पत्थर के मदद से उस बोतल पर जोर से प्रहार करती है। उस बोतल के नीचे वो भूत खड़ा था। फिर जैसे ही उस बोतल का टुकड़ा शैतान पे गिरा, वो शैतान संत पे बदल गए। तुम सच में बहुत साहसी लड़की हो। तुमने मुझे श्राप से मुक्ति दिलाई है। मैं आज तुम्हें मायावी पटाखे दूंगा। उन पटाखों से कोई दुर्घटना नहीं होगी, कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। उस पटाखे से तुम्हारी गरीबी दूर होगी। अगर मन में कभी तुम्हारी लालच ना आए तो तुम हमेशा भाग्यवान रहोगी। ऐसा कहकर वो संत वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। अनामिका उस मायावी पटाखों को लेकर घर लौट आती है। वहाँ पे जो कुछ हुआ उसने सास, ससुर, अमृता, कावेरी सभी को बताया। सभी के मुंह से साहसी सुनकर उसे बड़ा अच्छा महसूस होने लगा। उसके मन में आत्मविश्वास फिर से वापस लौट आया। उस दिन दिवाली की रात थी। अनामिका उन मायावी पटाखों को जलाती है। जैसे वो आग लगाती है, एक पटाखे से सोना, दूसरे से ढेर सारे पैसे और तीसरे से हीरे निकलने लगते हैं। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। फिर अनामिका मन में बिना लालच लाए बाकी पटाखों को भी फोड़ती है और जो पैसे, सोने, हीरे निकलते हैं उन सभी को ले जाकर वो गरीबों की मदद करने लगती है। ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक गांव में अनामिका नाम की एक गरीब बहू टिफिन सेंटर चलाया करती थी। भाइयों और बहनों, जिन्हें भी भूख लगी है सभी यहाँ पे आओ और यहाँ आके गर्मा गर्म नाश्ता करके जाओ। तैयार है इडली, वड़ा, डोसा, पूरी, पकौड़ी। आइए आइए और खा के जाइए। इस तरह वो चिल्ला चिल्ला के कहती है। जिन्हें भी भूख लगी होती है वो सुबह सुबह वहाँ नाश्ता के लिए जाते हैं। फिर नाश्ता करके पैसे देके वहाँ से चले जाते हैं। उन्हीं पैसों से अनामिका अपने सास, ससुर, शारदा और प्रसाद और अपनी बेटी भवानी का देखभाल किया करती थी। शारदा अपनी बहू अनामिका के काम में मदद किया करती थी। रही बाप बेटे की बात, तो कभी कभी कूली के काम के लिए जाते थे, नहीं तो बाकी टाइम सोफे पे बैठ के टीवी देखते थे और गप मारते थे, जो कि घर की महिलाओं को बिल्कुल पसंद नहीं थी। क्योंकि वो उनके पति थे, इसीलिए कुछ ना कह के वो चुपचाप बर्दाश्त करती थी और अपना टिफिन सेंटर चलाती थी। एक दिन अनामिका जब दुकान खोलती है तो एक स्वामी जी आके नाश्ता करते हैं और बिना पैसे देके बस आशीर्वाद देके वहाँ से चले जाते हैं। एक दिन फिर एक स्वामी जी आते हैं। उस दिन शारदा और अनामिका उन्हें भक्ति के साथ प्रणाम करती है। फिर स्वामी जी एक टेबल पे जाके बैठ जाते हैं। अनामिका एक प्लेट में इडली लेके स्वामी जी के पास जाती है, साथ ही ग्लास में पानी भी ले जाती है। स्वामी जी नाश्ता करके चले जाते हैं। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। इस तरह स्वामी जी रोज आते थे और आशीर्वाद देके चले जाते थे। टिफिन सेंटर भी अच्छा ही चल रहा था। उस दिन रात के 8 बज चुके थे। ठीक उसी वक्त, माँ जी बचा हुआ खाना सब बांध ले लीजिए, घर में भवानी है ना, हम घर वापस लौट जाएंगे तो वो खा लेगी। घर ले जाने की जरूरत नहीं। अगर घर ले गए तो बाप बेटा उसे खाने भी नहीं देंगे, और अगर इसे यहीं पे बेच दे तो कम से कम 10 रुपए तो बनेंगे। सासू माँ, पहले ही हम बहुत देर हो चुके हैं, लोग अब घर पे रात का खाना खा रहे होंगे। चलिए टिफिन सेंटर बंद करके घर चलते हैं। अभी तक आखिरी बस आई नहीं है। जो भी लोग अपने बच्चों को लेकर बस में चढ़ेंगे वो अपने बच्चों के लिए खाना लेने आ सकते हैं ना। अरे सासू माँ, बाप बेटे की नजरों से बचा के मैं भवानी को खिला दूंगी। अब तो आप टिफिन सेंटर बंद कीजिए और घर चलिए। फिर बातों के मुताबिक वो टिफिन सेंटर बंद करके घर चले जाते हैं।
बाप बेटों के नजरों से बचा के अनामिका वो खाना भवानी को देती है और उसे खिला देती है। भवानी बिस्तर पे बैठ के ही खाना खा लेती है। अगर दादाजी या पिताजी मांगे तो मत देना, ये खाना बस तुम खाना, ठीक है ना? अगर वो मुझसे मांगे भी तो भी मैं उन्हें नहीं दूंगी माँ, मैं ये पूरा खाऊंगी, ये खाना बहुत स्वादिष्ट है। ऐसी बात है क्या? ठीक है, आज के लिए खा लो, कल मैं तुम्हारे लिए फिर से लेकर आऊंगी। ठीक है माँ, बेटी ने इस तरह से कहा। फिर अनामिका किचन में गई, वहाँ जाके वो गर्मा गर्म खाना पकाई। आधे घंटे के बाद वो हॉल में आई और जमीन पे बैठ के सभी लोगों ने खाना खाया। तब भोर का वक्त था, सारी मुर्गियाँ कुकरुकू कर रही थी। वो देखती है उसके पति सो रहे हैं। मैं जाके जलाने वाले लकड़ी ले आती हूँ, ऐसा कह के वो अपने कमरे से निकल के सासू माँ शारदा के कमरे में जाती है। वहाँ जाके वो शारदा के कमरे का दरवाजा खटखटाती है। चाहे कितना भी खटखटा ले, शारदा उठती ही नहीं। अब कुछ करने को नहीं था, इसलिए अनामिका एक रस्सी, एक कुल्हाड़ी, एक टॉर्च लाइट और लेके वो चली जाती है जंगल की तरफ लकड़ी काटने और जाके लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेती है। मिट्टी का चूल्हा है, इसीलिए हमें ज्यादा लकड़ियों की जरूरत होती है। इस वजह से सुबह होने से पहले मुझे रोज जंगल में आना पड़ता है लकड़ियाँ काटने के लिए। फिर उन छोटे छोटे लकड़ियों को अच्छे से रस्सी से बांधती है, अपने सर पे रख के घर आने लगती है। तभी अचानक से वहाँ शारदा आके खड़ी हो जाती है। बहू मुझे दे दो, मैं लेकर जाती हूँ। नहीं माँ जी, हम बस होटल के पास पहुँच ही गए हैं। नहीं बहू, तुम बहुत थक जाओगी। आप भी तो थक जाएंगी ना माँ जी, एक तो आप चल के आई है, आप इस उम्र में इतना काम कर रही है और मुझे मदद कर रही है, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। इससे ज्यादा करने की आपको कोई जरूरत नहीं है माँ जी। मुझे पता है आपके बदन में दर्द है, सर दर्द हो रहा है, आपको लगता है मुझे कुछ नहीं पता चलेगा। आप महान है माँ जी, आप मेरी सास नहीं, आप मेरी माँ है माँ। ये सब सुनने के बाद शारदा जवाब नहीं दे पाती है, आगे आगे चलने लगती है। आगे आगे वो चलती है, पीछे पीछे बहू आती है। इस तरह चलते चलते वो दोनों होटल तक पहुंचती है। अपने होटल के बगल में देखती है एक बड़ी सी बिल्डिंग जो कि कांच से बनी हुई थी, उसे फूलों से सजाया भी गया था। ये देखकर सास बहू बहुत आश्चर्य होती है, एक दूसरे को वो देखने लगती है। सासू माँ, आपने होटल देखा? बहू, कोई भी होटल शुरू कर सकता है, उसमें कोई गलती नहीं। सोचते हुए वो अपना मिट्टी का चूल्हा जलाते हैं और चाय के साथ साथ टिफिन तैयार करने लगते हैं। ठीक उसी वक्त स्वामी जी वहाँ पे आते हैं। अनामिका बहुत ही सम्मान के साथ उन्हें नाश्ता देती है और फिर उनसे आशीर्वाद लेती है। स्वामी जी वहाँ से फिर चले जाते हैं। क्योंकि उस दिन होटल शुरू हुआ था, होटल का पहला दिन था, तो वहाँ पे नए नए पकवान बने थे। सभी लोग चाह रहे थे वहाँ के सारे पकवानों का जायका लेना। इसीलिए होटल के ओनर ने कहा, जो पहले 10 कस्टमर वहाँ पे आएंगे उन्हें मुफ्त में नाश्ता दिया जाएगा। इसीलिए उस दिन कोई भी ग्राहक अनामिका के दुकान में ही नहीं गया। बस 2-3 लोग गए, बाकी सभी लोग नए होटल में गए। इसीलिए सास बहू बहुत परेशान थी और बैठ के अपने पकवानों के ऊपर से मक्खियाँ भगा रही थी। कुछ दिन निकल गए। नए होटल के आने की वजह से सास बहू के होटल का भाव थोड़ा कम हो गया था। अब पैसे भी नहीं आ रहे थे। दिन ब दिन अनामिका जो पैसे बचा के रखी थी अपनी बेटी के पढ़ाई के लिए, वो बस निकलते जा रहे थे। ये देखकर शारदा बहुत परेशान हो जाती है। एक रात जब सभी लोग सो गए थे, अनामिका अपने होटल में आती है। अपने होटल को देखकर वो बहुत चिंतित हो जाती है और रोने लगती है। कल से इस होटल के साथ मेरा सारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में आ गई हूँ कि इस होटल को अब मुझे बेचना पड़ेगा। आज मुझे ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। वो रो रही थी, तभी वहाँ पे स्वामी जी आते हैं। वो अनामिका को समझाते हैं और फिर एक मायावी मिट्टी का चूल्हा उन्हें देते हैं। देखो बेटा, ये एक मायावी चूल्हा है। इसमें गैस, आग, केरोसिन कुछ नहीं लगेगा। जब जलने को कहोगी ये खुद जल जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इस स्टोव में स्वादिष्ट पकवान बन के बाहर निकलेंगे और खुद ब खुद प्लेट में जाके गिरेंगे। ऐसा कह के स्वामी जी वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन से अनामिका की दुकान बिल्कुल नए तरह से चलने लगता है। जैसे ही अनामिका वड़ा कहती है, वड़ा सीधा तैयार होके खुद ब खुद प्लेट में आके गिरता है। नाश्ता खाने में भी बड़े स्वादिष्ट थे। ये बात एक दूसरे के बीच तुरंत फैल जाती है। इस तरह अनामिका को अच्छे अच्छे ग्राहक मिलते हैं और सभी लोग अनामिका के दुकान आने लगते हैं। इस तरह स्वामी जी के मायावी चूल्हे की मदद से अनामिका का परिवार सुखी जीवन बिताने लगता है।